जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त और होस्ट बिलास जैन आप सबका स्वागत करता हूं एसएलएच एकेडमी में। डेली की तरह आज फिर हाजिर हूं आप सबके बीच 8 जनवरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। दोस्तों, करंट अफेयर्स का पोर्शन हर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है और यह पोर्शन इकट्ठा पढ़ पाना आसान नहीं होता है, इसलिए हम आप सबके लिए डेली करंट अफेयर्स की क्लास लाते हैं। आप सब वीडियो को शेयर कर दो, साथ ही अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों को बुला लो। स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी पढ़ने में उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास एक मोटिवेशन थॉट के साथ। याद रखना, जिस लक्ष्य को आप लगातार अपने दिमाग में रखते हैं उसे आप ज़रूर पा लेते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करते चलें। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, और आज का पहला क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर शख्स कौन बन गए हैं? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए एलन मस्क, जेफ बेजोस, जैक मा और मार्क जुकरबर्ग। तो दोस्तों, आपको बता दें, ब्लूमबर्ग के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क बन गए हैं। टेस्ला इंक और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क दुनिया के सबसे बड़े रईस बन गए हैं। मस्क ने अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस को पछाड़कर दुनिया यह कुर्सी हासिल की है, और मस्क की नेटवर्थ 188.5 अरब डॉलर है, जो बेजोस से 1.5 अरब डॉलर अधिक है। जेफ बेजोस की नेटवर्थ 187 अरब डॉलर है तथा जेफ बेजोस दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। हमारा ऑप्शंस पे देखें तो जैकमा अलीबाबा ग्रुप के सह संस्थापक हैं तथा एशिया के दूसरे तथा चीन के पहले अमीर व्यक्ति हैं, और मार्क जकरबर्ग फेसबुक के सह संस्थापक हैं। दोस्तों, पेन कॉपी उठा लो सब आप लोग, क्योंकि यह डिटेल्स आपको लिखनी रहेंगी। देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न, और दूसरा प्रश्न है, हाल ही में सत्यपाल पॉल का निधन हुआ है, वह किस पेशे से संबंधित थे? तो आपके ऑप्शन हैं, डायरेक्टर, फैशन डिजाइनर, प्रोड्यूसर और अभिनेता। आपको बता दें, सत्यपाल पॉल का निधन हुआ है, वह एक फैशन डिजाइनर थे, और उनके बारे में देखें कि अपने बेटे पुनीत नंदा के साथ मिलकर उन्होंने 1980 में भारत में पहला साड़ी बुटीक लॉन्च किया था, और 1986 में एपीनेम्स फैशन कपड़े ब्रांड की स्थापना की थी। देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न को, और हमारा अगला प्रश्न है, पुरुष टेस्ट मैच में पहली महिला मैच ऑफिशियल कौन बनी? आपके ऑप्शंस हैं, झूलन गोस्वामी, क्लेयर पालोशाक, एलिस पेरी और निकोला कैरी। तो आपको बता दें कि पुरुष टेस्ट मैच में पहली महिला मैच ऑफिशियल क्लेयर पालोशाक बनी हैं, और वह पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बन गई हैं। पोलाशक का अंपायरिंग करियर 2015 में शुरू हुआ था, और आपको यह भी बता दें कि यह भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज के तीसरे टेस्ट सिडनी टेस्ट में फोर्थ अंपायर की भूमिका निभा रही हैं। उन्हें थाईलैंड में खेली गई आईसीसी महिला T20 क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में अपने अंपायरिंग करियर की शुरुआत की थी। और इनका एक और बता दें कि पोलोसाक ने 27 अप्रैल 2019 को पुरुषों के वनडे मैच में उतरने वाली पहली महिला मैच ऑफिशियल भी यही थी। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार कोरोना के सबसे ज़्यादा सक्रिय मामले किस राज्य में हैं? आपके ऑप्शंस हैं, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, केरल। दोस्तों, हाल ही में जो भारत सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं उनके अनुसार कोरोना के सबसे ज़्यादा सक्रिय मामले केरल में हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि केरल के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद वेस्ट बंगाल में यह मामले सबसे ज़्यादा हैं। केरल में 65,252, महाराष्ट्र में 51,969, छत्तीसगढ़ में 9,109 तथा पश्चिम बंगाल में 8,868 कुल अभी सक्रिय मामले हैं। और अगर यह कुल भारत देश के हिसाब से प्रतिशत में देखें तो केरल में 28.61%, महाराष्ट्र में 22.79% और छत्तीसगढ़ में 3.99%, पश्चिम बंगाल में 3.89% मामले अकेले इन 4 राज्यों में मिला के 59% मामले सक्रिय मामले अभी कोरोना के अवस्थित हैं। और केरल की तरफ अगर नज़र डालें तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, यहाँ के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। महाराष्ट्र को देखें तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और शीतकालीन राजधानी नागपुर, यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तथा गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तथा राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, यहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तथा राज्यपाल जगदीश धनखड़ हैं। दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को, और हमारा अगला प्रश्न है,
धिया दी लोहड़ी नामक योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? आपके ऑप्शंस हैं पंजाब, हरियाणा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। तो धिया दी लोहड़ी नामक योजना की शुरुआत पंजाब राज्य ने की है और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जनवरी माह को लड़कियों के लिए समर्पित करते हुए इस योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत हाई स्कूल व कॉलेज की छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी पैड्स उपलब्ध कराए जाएंगे और इस मौके पर वहाँ के मुख्यमंत्री ने 5 बच्चियों और उनकी माँओं को 5100 रुपये का शगुन दिया। पंजाब, अब ऑप्शंस को देखेंगे तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, यहाँ के मुख्यमंत्री अभी बताया अमरिंदर सिंह तथा राज्यपाल विजेंद्र पाल सिंह बदनौर हैं। दूसरा ऑप्शन हरियाणा, तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। तीसरा ऑप्शन गुजरात, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर, यहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी तथा राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। और आखिरी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानी हैं शिमला और धर्मशाला, यहाँ के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और यहाँ के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। तो दोस्तों, जैसे हमने देखा कि हमने 2 क्वेश्चन में 8 राज्यों की डिटेल भी देख ली और क्वेश्चंस की भी डिटेल देख ली। इसी तरह से हम आगे भी पढ़ते चलेंगे और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने 2020-21 में भारत की वास्तविक जीडीपी में कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है? आपके ऑप्शंस हैं 5.7%, 6.7%, 7.7% और 8.7%। तो भारत सरकार ने 2020-21 में भारत की वास्तविक जीडीपी में 7.7% की गिरावट का अनुमान लगाया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद में 7.7% की गिरावट आने का अनुमान है। इससे पिछले वित्त वर्ष में 2019-20 में आर्थिक वृद्धि दर 4.2% रही थी। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, और हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की अदालत ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ अपने जनरल की हत्या को लेकर गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी इजराइल और ऑप्शन डी इराक। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में इराक देश की अदालत ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ अपने जनरल की हत्या को लेकर गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इराक की अदालत ने अमेरिकी एयर स्ट्राइक में ईरानी कमांडर ईरान के थे, लेकिन इराक की अदालत ने यह वारंट जारी किया है। तो दोस्तों कन्फ्यूज ना हो, और उन कमांडर का नाम था जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के मामले में यह वारंट जारी किया है। कासिम सुलेमानी की हत्या को लेकर ईरान के साथ पड़ोसी देश इराक भी आ गया है और इराकी कोर्ट ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। ईरान भी कई बार इंटरपोल से ट्रंप के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की अपील कर चुका है। दोस्तों ऑप्शंस को देखेंगे तो इराक की राजधानी बगदाद है तथा यहाँ मुद्रा इराकी दिनार चलती है। सऊदी अरब, तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और यहाँ मुद्रा सऊदी रियाल चलती है। ईरान की राजधानी तेहरान है और ईरान में मुद्रा ईरानियल रियाल चलती है। इजराइल की राजधानी जेरूशलम है और इजराइल में मुद्रा इजरायली नई शेकेल चलती है। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, और हमारा अगला प्रश्न है आज का, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से 15 लाख कोविड-19 वैक्सीन कौन सा देश खरीदेगा? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी म्यांमार, सी दक्षिण अफ्रीका और डी मालदीव। तो दोस्तों आपको बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से 15 लाख कोविड-19 वैक्सीन दक्षिण अफ्रीका खरीदेगा और इस वैक्सीन की अगर देखें तो 10 लाख डोज अभी जनवरी में दिए जाएंगे, बाकी 5 लाख अगले महीने दिए जाएंगे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ नज़र डालें तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड नाम से जो वैक्सीन बनाई है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना 1966 में हुई थी। इसके वर्तमान CEO अदार पूनावाला हैं। इसका मुख्यालय पुणे में स्थित है तथा इसके संस्थापक साइरस पूनावाला हैं। दोस्तों ऑप्शन पर नज़र डालें तो ऑप्शन में साउथ अफ्रीका मतलब दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, केपटाउन, प्रिटोरियो और ब्लॉमफोटेन, यहाँ मुद्रा रैंड चलती है। दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और ऑस्ट्रेलिया में मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलती है। म्यांमार की राजधानी नेपियदा है तथा यहाँ मुद्रा क्यात चलती है। तथा आखिरी ऑप्शन मालदीव, तो मालदीव की राजधानी माले है तथा यहाँ मालदीवी रुपया नाम से मुद्रा चलती है। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए
इंदिरा बनर्जी, ऑप्शन बी हेमा कोहली, ऑप्शन सी आर भानुमति और ऑप्शन डी रंजना प्रकाश देसाई। तो आपको बता दें हाल ही में तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश हेमा कोहली बनी है। न्यायमूर्ति हेमा कोहली तेलंगाना हाई कोर्ट की नई मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने से पहले दिल्ली हाई कोर्ट की न्यायाधीश थीं। जस्टिस कोहली तेलंगाना हाई कोर्ट की तीसरी मुख्य न्यायाधीश हैं। न्यायमूर्ति TBN राधाकृष्णन यहाँ के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। दोस्तों अगर और देखें तेलंगाना की साइड तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है तथा यहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं और राज्यपाल T सुंदरराजन हैं। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक 2020 में भारत में नकदी का प्रचलन कितना बढ़ा है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 22.1%, ऑप्शन बी 18.7%, ऑप्शन सी 27.1% और ऑप्शन डी 20.8%। आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक 2020 में भारत में नकदी का प्रचलन 22.1% बढ़ा है। अगर इसको और आंकड़े देखें तो 1 जनवरी 2020 को भारतीय अर्थव्यवस्था में 22.6 लाख करोड़ मूल्य के नोट चलन में थे, जो 1 जनवरी 2021 को 22.69 बढ़कर 27.7 लाख करोड़ रुपए मूल्य के चलन में हो गए। और यह कितने बड़े हैं यह देखें तो यह 5.01 लाख करोड़ की नकदी प्रचलन बढ़ी है, जो आज तक के इतिहास में रिकॉर्ड बढ़त है। और अगर RBI की तरफ नज़र डालें तो RBI की स्थापना 1935 में हुई थी। यहाँ के मुख्यालय RBI का मुंबई में स्थित है तथा वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है भारत की कौन सी व्यापार नीति समीक्षा हाल ही में जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन में शुरू हो गई है। तो आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 30वीं, ऑप्शन बी 5वीं, ऑप्शन सी 7वीं और ऑप्शन डी 10वीं। आपको बता दें कि भारत की 7वीं व्यापार नीति समीक्षा हाल ही में जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन में शुरू हो गई है। और यह व्यापार नीति समीक्षा होता क्या है तो WTO की निगरानी संबंधी कार्यकलाप के तहत व्यापार नीति की समीक्षा एक महत्वपूर्ण प्रणाली है और इसमें WTO के सदस्यों ने अधिक समावेशी और टिकाऊ तरीके से व्यापार एवं आर्थिक नीतियों में सुधार के लिए भारत के कदमों की सराहना की है। विश्व व्यापार संगठन में 6 जनवरी से शुरू हुई भारत की 7वीं व्यापार नीति समीक्षा TPR की रिपोर्ट में TPR के तहत सदस्य देश की राष्ट्रीय व्यापार नीतियों की व्यापक समीक्षा की जाती है। भारत की आखिरी TPR 2015 में हुई थी और वर्तमान TPR 2021 में हुई, मतलब 6 साल बाद हुई है। और एक WTO की तरफ नज़र डालेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है इनमें से किस सरकारी मंत्रालय ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए खेल मंत्रालय, बी योजना आयोग, सी खादी ग्रामोद्योग आयोग और डी नीति आयोग। तो आपको बता दें कि खादी ग्रामोद्योग आयोग ने सरकारी मंत्रालय ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। खादी ग्रामोद्योग आयोग और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के बीच अर्धसैनिक बलों को खादी कॉटन की दरियों की आपूर्ति करने का एक नया समझौता हुआ। खादी ग्रामोद्योग आयोग ने हर साल 1.72 लाख खादी कॉटन की दरियों की आपूर्ति के लिए ITBP के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना 1956 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय मुंबई में है। और यह इसकी अगर पैतृक वो देखें तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के अधीन काम करता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और हमारा अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और PM केयर्स फंड में से कितने PSA मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स के लिए राशि आवंटित की गई है। आपके ऑप्शंस हैं ए 144 प्लांट्स, बी 122 प्लांट्स, सी 162 प्लांट्स और ऑप्शन डी 194 प्लांट्स। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और PM केयर्स फंड से 162 प्लांट्स के मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स के लिए राशि आवंटित की गई है। और इस ट्रस्ट का नाम है PM केयर्स
फंड ट्रस्ट की तरफ से ऐसे 162 प्लांट लगाने के लिए कुल 201.58 करोड़ की राशि जारी की गई है। तो दोस्तों राशि भी याद रखें कि 201.58 करोड़ की राशि जारी की गई है। इस प्रोजेक्ट में 137 करोड़ प्लांट्स की कमीशनिंग और सेंट्रल मेडिकल सप्लाई बोर्ड की मैनेजमेंट फीस के लिए जारी किए गए हैं। इसके अलावा 64.25 करोड़ रुपए सालाना रख रखाव कॉन्ट्रैक्ट के लिए दिए गए हैं। दोस्तों बढ़ते हैं आज के आखिरी प्रश्न पर, और आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार की निर्भया स्कीम के तहत दामिनी नामक हेल्पलाइन नंबर किस राज्य ने लॉन्च किया? आपके ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश और डी हिमाचल प्रदेश। तो आपको बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार की निर्भया स्कीम के तहत दामिनी नामक हेल्पलाइन नंबर उत्तर प्रदेश राज्य ने लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने सार्वजनिक सड़क परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा के लिए दामिनी नामक हेल्पलाइन लॉन्च की है। इस हेल्पलाइन नंबर 8114277777 पर व्हाट्सएप तथा कॉल के द्वारा सहायता प्राप्त की जा सकती है। इस नंबर पर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक सहायता प्राप्त की जा सकती है। यह योजना केंद्र सरकार की निर्भया स्कीम का हिस्सा है। दोस्तों ऑप्शन पर नज़र डालेंगे तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं तथा वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। दूसरा ऑप्शन आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश की 4 राजधानी हैं, अमरावती, विशाखापट्टनम, हैदराबाद और कर्नूल। और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी और वर्तमान राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है। और आखिरी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और यहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। और दोस्तों हिमाचल प्रदेश को हम पहले ही कुछ देर पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों आज यहाँ क्लास आपकी ख़त्म होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारी टीम से इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक दी गई है। और दोस्तों आप अपना सहयोग ऐसे ही बनाए रखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार दोबारा आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।